अध्याय 16 सार्वभौमिक आभासी वास्तविकता। हालांकि उसने कहा कि वे उसके पीछे की ओर हैं, वास्तव में उन्हें चलाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जमीन स्वयं ही चल गई और उन्हें तेजी से आगे ले जाने लगी। प्रवक्ता को डर था कि उनकी गति के कारण उन्हें फेंक दिया जाएगा, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि वह अपना शरीर बिल्कुल भी हिला नहीं सकती। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैर पिज्जा से बचते हैं। 5वें मिनट बाद वे अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। वकील को लगा कि वह उल्टी करने वाला है, लेकिन उसने उसके साथ घिनौना व्यवहार करना शुरू कर दिया, बस अपने होस्टों के सामने अपनी प्रतिष्ठा से बाहर निकलने के लिए। कृपया ने हमारे लिए 2 कुर्सियां बनाने और अतिरिक्त ऐप ब्रेसलेट भी भेजे। जैसा आपका आदेश प्रमुख। जल्द ही काले मिश्र धातु से बनी 2 कुर्सियां गायब हो गईं, मानो वे कोई जीवित जीव हो। मुखिया ने शर्मिंदगी से कहा, मैंने अभी भी अपना परिचय ठीक से नहीं दिया है। मेरा नाम किला है, मैं अलेक्जेंडर के राज्य में स्काउटिंग और प्लांटिंग क्रू का प्रमुख हूँ। हमारा काम जीवन सिद्धांत की खोज करना है, लेकिन मुख्य रूप से यू संकेत चलना है। उसने पूछा, आप क्या देखते हैं? आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं जेकब मिलर हूँ, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान प्रवक्ता, और मैं यहाँ उन सभी का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। प्रवक्ता ने भी हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, अपना परिचय दिया। मुखिया ने हाथ मिलाया से मना नहीं किया। अच्छे, क्योंकि वे तीरंदाज हैं, इसका मतलब यह है कि तुम काफी अच्छे हो। ठीक है, बहुत हो गई बातचीत, आपका ऐप ब्रेसलेट आ गया है। किला अपनी कुर्सी पर बैठ गया और उसने उस काले मिश्र धातु वाली कुर्सी की जेब से एक छोटा सा परामर्शदाता निकला जो इंसान की कुर्सियों में बिल्कुल फिट था। फिर उन्होंने प्रशंसा करते हुए बताया कि यह छोटे सा उपकरण क्या क्या कर सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के लाइसेंस या संक्षेप में एपी ब्रेसलेट कहा जाता है। इसमें फोन कनेक्टिविटी, कई रैंक, होटल सहायता, स्थानिक कार्ड जैसी विशेषताएं हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह यूट्यूब में प्रवेश करने की कुंजी है। आओ मेरे पास बैठो और इसे पहन लो, ये खुद से जुड़ जाओगे, इसलिए केवल तुम ही इसका उपयोग कर सकते हो। जेकब के शीर्षकों में काफी उत्साह था क्योंकि उसे नहीं पता था कि किला ने कहा था कि वह सही था या बराकर, और यह ब्रेसलेट एक ग्लास बनाने वाला उपकरण था। NOWELL.com पर अपडेट की गई कहानियां पढ़ें। किला ने अपना झिझक आकलन किया और इसे एक सामान्य प्रतिक्रिया प्रदान की। मुझे पता है कि तुम सावधान हो गए हो, लेकिन ऐसा मत करो। मेरे पास के हिस्से या फेतग्रह को नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं है, कम से कम जब तक तुम अपना निर्णय नहीं लेना। उन्होंने अपने कंधे उचकाए और साक्षी भाव से बात जारी रखी। इस गठबंधन का हिस्सा नुकसान में से एक है। आपको इसे हमेशा के लिए मजबूत बनाए रखना चाहिए, अन्यथा विनाश का सामना करना चाहिए। इसलिए बस इसे पहन लो और हथियार बना लो, वह सारा ज्ञान मिल जाएगा, अगला हथियार बचाएगा। जेकब को यह पता चला कि भले ही ब्रेसलेट एक ग्लास बनाने वाला उपकरण था, फिर भी उसने इसे बजाया। वह जो कुछ भी चाहेगा या कहेगा उसका उपयोग उसके और उसके ग्रह के विरुद्ध किया जा सकता है। इसलिए उसने इसे किला से लिया और अपनी कलाइयों पर पहना, फिर अपनी बगल में बैठ गई। किला ने इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका बताया। पहले आपको अपने आप को इसके साथ जोड़ना होगा। ऐसा करने के लिए आपको बस इसकी स्क्रीन को अपनी आंखों के सामने रखना होगा और अपने मन में प्राणी की मूर्ति को बनाना होगा। कॉल करना होगा, फिर ब्रेसलेट बाकी काम करेगा। डरे हुए और बॉस जेकब ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था और स्क्रीन को अपनी आंखों के सामने रख लिया। उन्होंने गहरी सांस ली और रानिया को बुलाया। उसकी दृष्टि ही चली गई, वह कुर्सी पर ऐसे लेटा रहा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। 10 सेकंड बाद, आपका स्वागत है सर, अब आपका एपी ब्रेसलेट आपका अकेले से जुड़ गया है। अब से केवल आप ही अपनी शानदार सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप उनका विवरण जानना चाहते हैं तो आप मेयर जैक से संपर्क कर सकते हैं। जेकब ने एक महिला की इच्छाधारी नीरस की आवाज सुनकर अपनी अचंभित कर ली। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वह एक कुर्सी पर एक कमरे में रुका हुआ था। सब कुछ एकदम सही दूधिया जहां था, यहां तक कि उसके कपड़े भी। आप कौन हैं और मुझे कहां ले गए? उसने घबराकर पूछा। महिला ने ईमानदारी से उत्तर दिया, मैं क्वीन फ्लोरिडा हूं, जो ब्रह्मांड के चारों ओर पूरी यूआरएल में आपका अपना कमरा है। आप अपनी इच्छानुसार इसकी सजावट कर सकते हैं, लेकिन ये सेवा मुफ्त नहीं है। जैकबैक में एक अद्भुत अभिनय किया गया। उसके व्याख्यान के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी साइंस फिक्शन फिल्म में हो। अचानक उसने अपने चेहरे पर पूरी ताकत से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मारा। यह मसाला कि वह आभासी वास्तविकता में था, इसलिए उसकी इंद्रियों की वास्तविकता प्रतिक्रियाशीलता नहीं थी। दुख की बात यह है कि कमरे में तमाशबीन तमाचा और उसके बाद एक लंबी चीख सुनाई दी। जेकब ने अपना लेबल लिया, जिसका उद्देश्य गोल को पकड़ना, फूल और नाक से मिला पानी था, जो पहले से ही स्वदेशी देशों को और भी खराब बना रहा था। क्या बात है, क्या मुझे मेरा छोटा सा वास्तविक जीवन की तुलना में अधिक टायर लगा, या ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मुझे पहले कभी इतने सारे आंकड़े नहीं दिए गए थे? रानी आए, उन्होंने उसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हुए कहा, इंद्रियां 100% नकली हैं, इसलिए जो कुछ भी आप वास्तविक दुनिया में महसूस करते हैं वह यहाँ भी महसूस करते हैं। मैं हूँ, बाहरी विशिष्टताएं वास्तव में हमारे लाखों वर्ष आगे हैं। अगर हमें इस तरह की तकनीक मिल जाए और हम ब्रह्मांड से जुड़े तो हम एक बिल्कुल नए युग में प्रवेश कर जाएंगे। उसने अपना लाल गाल रंगते हुए पूछा, बगैर किला ने मुझे बताया कि मुझे जो भी जानकारी चाहिए वह यहाँ है। मैं उसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? चूंकि आप पहली बार यूवीआर से जुड़ रहे हैं, तो क्या आप ब्रह्मांड इतिहास परिचय सुनना चाहेंगे? हाँ कृपया, उसने उत्सुकता से उत्तर दिया। कुछ ही देर बाद सफेद कमरे में रोशनी फैल गई और जेकब अनंत ब्रह्मांड में पहुंच गया, जिसके चारों ओर आकाशगंगाएं और तारे थे। उसने इस खूबसूरत दृश्य को मुग्ध होकर देखा और बेवकूफों के लिए आए इतिहास परिचय सुना। वर्तमान समय अवधि, सुप्रीमेसी गेम्स के निर्माण से 500 वर्ष पूर्व, 10 लाख वर्ष पूर्व। वर्तमान युग को अंधकार युग कहा जाता था। ब्रह्मांड की हर जाति एक सरल नियम का पालन करती थी। केवल सबसे शक्तिशाली को ही जीवित रहने की अनुमति थी। जीवन के संकेत वाले प्रत्येक नए ग्रह पर बिना कोई सवाल पूछे आक्रमण किया गया। यदि उक्त ग्रह के आदिवासी काफी मजबूत थे तो वे बच गए। यदि वे कमजोर थे तो उन्हें या तो खत्म कर दिया गया या गुलाम बना लिया गया। कोई नियम या कानून नहीं थे।
हर जगह युद्ध थे और हर जाति नफरत से भरी हुई थी। ये सब तब बदल गया जब धातु जाति, जो ब्रह्मांड के सत्य को अपना एकमात्र मार्ग मानती थी, ने हस्तक्षेप करने और उन यादृच्छिक युद्धों को रोकने का निर्णय लिया जो उनके अंतर्मुखी जीवन को प्रभावित कर रहे थे। वे अपना अधिकांश समय अपनी अनुसंधान प्रयोगशालाओं में बिताते हैं तथा अपनी अंतहीन जिज्ञासा को शांत करने के लिए उपकरण, प्रौद्योगिकियां और हथियार बनाते हैं। लेकिन उनके शोध के दौरान लगातार मूर्ख जातियों द्वारा बाधा पहुंचाई जा रही थी जो उनकी रचनाओं को लूटना चाहती थी। वे उनसे बार बार लड़ते रहे जब तक कि धातु जाति अंततः टूट नहीं गई और उन्हें उन यादृच्छिक बर्बर युद्धों से तंग आ गया। इसलिए उन्होंने अपने वर्चुअल रियलिटी सिस्टम, जिसमें 100% सिमुलेशन था, को उन जातियों के साथ साझा करने का निर्णय लिया, इस उम्मीद में कि वे वर्चुअल रियलिटी के अंदर ही मुकाबला कर सकेंगे और उन्हें अकेला छोड़ देंगे। लेकिन ब्रह्मांड असीम था और सब कुछ एक साथ जोड़ना VR में प्रवेश करना लगभग असंभव था। इस दुविधा ने उनकी शोध भावना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया और उन्होंने इसे हल करने के लिए हर विधि और तरीके का इस्तेमाल किया। हालांकि उनके प्रयास जल्द ही निरर्थक साबित हुए। जैसे ही उन्होंने इस विशाल परियोजना पर आशा खोनी शुरू की, एक शोधकर्ता IDX-1994 या मानव भाषा में मैक्स के नाम से जाना जाता है। इस समस्या को हल करने का एक तरीका तब मिला जब वह हाइव जाति के लोगों को अपनी जन्मजात प्रतिभा का उपयोग करके एक दूसरे के साथ संवाद करते हुए देख रहे थे, जिसे हाइव नेटवर्क कहा जाता था। चूंकि छत्ते की प्रत्येक प्रजाति इस नेटवर्क में शामिल हो सकती है और साथ ही एक सिग्नल टावर के रूप में कार्य कर सकती है, जो अपने रिसेप्टर्स पर भरोसा करके अपने चारों ओर एक बड़े दायरे में कनेक्शन फैलाती है। मैक्स इस आध्यात्मिक नेटवर्क से प्रेरित हुए और उन्होंने सोचा कि यदि वे इसका अनुकरण करके पूरे ब्रह्मांड में अपना स्वयं का VR नेटवर्क बना सके तो उनकी समस्या समाप्त हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने इस विचार को धातु जाति की महारानी AIO-15XL या एमिली के सामने रखा। एमिली ने उनके विचार की व्यवहार्यता को देखते हुए सहयोग के लिए हाइव जाति की महारानी स्कारलेट से संपर्क किया। महारानी स्कारलेट ने उसके प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की, क्योंकि इस VR को बनाकर वह अपने हाइव नेटवर्क को और भी आगे तक विस्तारित करने में सक्षम हो जाएगी, जब वह इसके निर्माण के बाद 2 नेटवर्क को जोड़ेगी। और इस तरह धातु जाति की शीर्ष प्रौद्योगिकी और छत्ता जाति की शीर्ष आध्यात्मिकता को मिलाकर छत्ता जाति के संदर्भ में श्रमिकों के रूप में काम करने वाले सिग्नल टावरों का निर्माण किया गया और उन्हें पूरे ब्रह्मांड में फैलाया गया। फिर उन्होंने एक शक्तिशाली रानी AI का निर्माण किया, जिसमें धातु साम्राज्य के नीचे ही प्रसंस्करण शक्ति थी, जिससे वह उन टावर सिग्नलों को नियंत्रित कर सके और उन्हें स्वयं से जोड़ सके। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल गया कि टावर सिग्नल अभी भी दोषपूर्ण थे। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड को एक साथ जोड़ने के लिए अनंत संख्या में सिग्नल टावरों की आवश्यकता होगी। इसलिए धातु जाति ने वही किया जो वे सबसे अच्छी तरह जानते थे, और वह था इस सीमा को हमेशा के लिए हटाने का तरीका खोजना। 4 शताब्दियों और 60 वर्षों के परीक्षण और त्रुटियों के बाद अंततः उन्हें अपने UVR सिग्नल सिस्टम को उन्नत करने का तरीका मिल गया। उन्होंने पाया कि अधिकांश जीवन रूपों की चेतना उस तक पहुंचने और उसे नियंत्रित करने की क्षमता के मामले में छत्ते जैसी प्रजाति की आंतरिक आत्मा के समान थी। इस खोज से उन्हें छत्ते की जाति की जन्मजात प्रतिभा को संशोधित करने में मदद मिली, जिसका उपयोग छत्ते के नेटवर्क में प्रवेश करने के लिए किया जाता था, एक सामान्य तकनीक में जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा सिखाया और सीखा जा सकता था जो उसकी चेतना तक पहुंच सकता था। इस तरह कोई भी व्यक्ति ब्रह्मांड में हर जगह UVR से जुड़ने का आनंद ले सकता है, साथ ही अपने आसपास के बड़े दायरे में नेटवर्क कनेक्शन को उन लोगों के लिए फैला सकता है जो अपनी चेतना तक नहीं पहुंच पाते हैं, या दूसरे शब्दों में आम लोग। इस तकनीक के निर्माण ने UVR के वास्तविक उत्थान को चिन्हित किया, क्योंकि हर जाति को एक दूसरे के साथ जुड़ने के लाभों का एहसास हुआ, चाहे दूरी कितनी भी हो। इसके अतिरिक्त वे जो चाहे बना सकते थे, साथ ही 100% यथार्थवाद के साथ अपनी इच्छानुसार लड़ भी सकते थे। और इसलिए उन्होंने मेटल रेस में घुसकर प्रवेश की मांग की। लेकिन मेटल रेस ने उन्हें 2 अनिवार्य शर्तें बताईं अगर वे अपने नेटवर्क की सेवाओं का आनंद लेना चाहते थे। पहला यह था कि UVR में होने वाले प्रत्येक लेनदेन से 4% लाभ कमाया जाए, 2% उनके लिए और 2% हाइव रेस के लिए, इस आधार पर कि वे निर्माता थे। दूसरी शर्त यह थी कि वे अपनी मुख्य आकाशगंगा से यथासंभव दूर रहें, ताकि वे निरंतर उत्पीड़न से बचकर शांतिपूर्वक अनुसंधान कर सकें। बेशक हर जाति इस पर सहमत थी, क्योंकि उन्हें ऐसा करने में केवल लाभ ही दिखाई दे रहा था। लेकिन जिस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि एक AI रानी के पास पूरे UVR पर नियंत्रण था, या दूसरे शब्दों में उनकी चेतना पर नियंत्रण था, उन्होंने रानी की शक्ति को सीमित करने के लिए अपने स्वयं के कठोर नियम बनाए, उन्हें अपने हित या किसी भी जाति के हित में कार्य करने से मना किया, तथा केवल UVR नियम पुस्तिका का पालन करने को कहा, जिसे बनाने में उन्होंने कई वर्ष व्यतीत किए। इस प्रकार रानी AI स्वायत्त हो गई, केवल नियमों के अनुसार कार्य करने लगी, जिससे वह UVR के अंदर होने वाली किसी भी स्थिति के लिए सबसे बड़ी नेता और न्यायाधीश बन गई। द सुप्रीमेसी गेम्स के निर्माण से 1 वर्ष पहले यूनाइटेड किंगडम एक ब्रह्मांड मकड़ी के जाल में शामिल हो गया था, जिसमें प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को खोखला कर दिया गया था, और अब इसके टुकड़े से बच पाना संभव नहीं था। कुछ लोगों ने तो YouTube के अंदर ही स्थायी रूप से रहने का निर्णय लिया, और अब वे अपनी वास्तविक जिंदगी की परवाह नहीं कर रहे हैं। ऑपरेशन के उन वर्षों के दौरान क्वीन AI दुर्भाग्य नहीं रही, क्योंकि वह सेनाओं की शक्ति के खंडहर, पथों, विरासतों, जनजातियों, रक्तवंश के मजबूत आदि पर भारी मात्रा में डेटा एकत्र करने में सफल रही। उस विशाल डेटा के आधार पर वह UVR इसमें प्रत्येक जाति के नेताओं ने एक विचार प्रस्तावित किया। उस विचार ने ब्रह्मांड के सबसे महान मनोरंजन मंच का जन्म दिया। सर्वोच्चता खेल, अध्याय 17, सुप्रीमेसी गेम्स एलायंस। विचार यह था कि एक ऐसा मंच बनाया जाए जहां सभी युद्ध आयोजित किए जाएं और उन्हें दर्शकों द्वारा देखा जाए जो अपने सामने हो रहे रक्तपात को देखने के लिए खुशी खुशी टिकट खरीदेंगे। रेस के लीडर्स को इससे लुभाने का कोई कारण नहीं बताया गया, क्योंकि अगर उन्हें हर हाल में शामिल किया गया था तो ऐसा समय कुछ टिप्स क्यों न ले। बुरी बात यह है कि वे आम लोगों की किसी भी चीज के प्रति आध्यात्मिक बात को कम करके कहते हैं, जो उनके उबकाए और रोजमर्रा की जिंदगी को थोड़ा और मनोरंजक बना सकता है। और इसी तरह मॉडलों की पसंद में उछाल आया।
रेस के नेता, जो दर्शकों से केवल कुछ टिप खरीदने की योजना बना रहे थे, उन पर इतनी अधिक उत्सुकता थी, जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी तेजी से और आसानी से कमाया जा सकता है। अपने दैनिक संघर्षों के कारण कुछ दर्शकों से इतनी आसानी से मिलने वाली कमाई को देखकर उनकी आंखें और अधिक पाने की लालसा से चमक उठी। उन्होंने अपने प्रशंसकों के बड़े आधार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने विषय वस्तु को अधिक मनोरंजक और अनोखा बनाने के लिए हर संभव उपाय सुझाया। इस कारण से वे समय समय पर अपने सैनिकों के बीच मार्शल वॉर्स और रिलायंस का उपयोग करने के साथ साथ लेकर आए, सभी के लिए पंजीकरण करने और मनोरंजक घातक खेलों में भाग लेने के लिए मंच को चुनौती में शामिल रहे, जिसमें कई प्रारूप शामिल थे उपयोग किया गया, जैसे कि खेल, पहेलियां, लड़ाई, टूर्नामेंट और बहुत कुछ। नवीनतम कहानियां पढ़ें और novelbind.com। इस विविधता के निर्माण ने सुप्रीमसी गेम्स को यूआरएल में लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाया, साथ ही नाटकीय फिल्मों, एनिमेशन और गेम्स को भी पीछे छोड़ दिया। बिना किसी नियम के युद्ध के दिन चले गए या क्षेत्र के लिए आधार के बीच लड़ाई के दिन चले गए। अब सुप्रीमेसी खेलों के अनुभव के साथ वास्तविक जीवन में उनकी खोज को नुकसान पहुंचाए बिना सब कुछ वहां हल किया जा सकता है। जिस सुप्रीमेसी गेम्स प्लेटफॉर्म का इस तरह से उपयोग किया जाने लगा, हर जाति का मानना था कि अगर वे एक ऐसा गठबंधन बनाते हैं जो केवल शून्य प्रतिभागियों को स्वीकार करते हैं जो इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, तो अधिक धन और स्रोत डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस तरह वे एक दूसरे के बीच पैदा होने वाली राजनीतिक समस्याओं को समर्थकों और बंधनों के रास्ते से सुलझा लेते हैं और हरण वाले पक्ष को शिकायत करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वे अपने जूनियर खिलाड़ियों को लगातार खेलों का प्रशिक्षण दे रहे हैं और साथ ही पूरे ब्रह्मांड में खुश दर्शकों से भारी मात्रा में धन कमा रहे हैं। इस प्रकार एक ही तीर से चार कुश्ती साध रहे हैं। एलायंस के उदय ने सभी सर्वोच्चता खेलों की वास्तविक शुरुआत की। ये 10 लाख साल पहले की बात है। तब से यह मंच निरंतर विकसित होता रहा है तथा नए नियम और कानून बनाता रहा है, ताकि कमजोर जातियों और नए ग्रहों जैसे कि ग्रह पृथ्वी को इस निर्दयी ब्रह्मांड में जगह मिल सके। सुप्रीमेसी गेम्स अलायंस और यूवीआर के भीतर वर्तमान में 550 से अधिक नियम और कानून थे। उन नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को निर्दयी सजा का सामना करना पड़ेगा, चाहे उसकी जाति या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। ये ब्रह्मांड के परिचय का अंत है। क्या आप अब इंटरमीडिएट पब्लिक इन्फॉर्मेशन सुनना चाहते हैं, सर जेकब? रानी एन ने अपना परिचय समाप्त करते हुए पूछा। जेकब ने यूवीआर में यात्रा की, जहां उसने विभिन्न जातियों को महाशक्तियों का प्रयोग करते हुए युद्ध लड़ते देखा, जो उसे केवल कल्पनाएं लगती थी, तथा यूवीआर और एसजीए के निर्माण के बारे में जानकारी सुनी, जिससे उसे एहसास हुआ कि पृथ्वीवासियों को वास्तव में अपने अस्तित्व का सबसे बड़ा अवसर मिला है, और यदि वे इसे चूक गए तो ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मजाक होगा। अपने दिमाग में वह पहले से ही जानता था कि पृथ्वीवासी भाग्यशाली थे कि उन्हें एसजीए के युग में पाया गया, अन्यथा उन्हें खोजे जाने के क्षण ही उन पर आक्रमण कर दिया जाता। कोई सवाल नहीं पूछा जाता। वह जल्दी ही अपनी क्षणिक स्तब्धता से जाग उठा और बोला, नहीं, अभी नहीं, मैंने किला को बहुत ज्यादा इंतजार करवाया है। अब समय आ गया है कि मैं उसे अपना ग्रह संबंधी अंतिम निर्णय बता दूं। आपके आदेशानुसार आपको 3 सेकंड में यूवीआर नेटवर्क से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक 3 सेकंड बाद जेकब ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से अपनी आंखें खोल ली। तो आपको जो जानकारी मिली वह आपको कैसे मिली? अगर आपके पास इसके बारे में कोई सवाल है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं और अभी उसका जवाब दे सकता हूं। किला ने जेकब को लॉग आउट करते हुए देखकर गर्मजोशी से पूछा। आकर्षक और मन को झकझोर देने वाला। आप सही थे, मेरी आंखें सचमुच प्रबुद्ध हो गईं और मैं अपने ग्रह को भी प्रबुद्ध करने की आशा करता हूं। जेकब ने विनम्र लहजे में जवाब दिया। हालांकि यह ज्यादा देर तक नहीं चला, इससे पहले कि वह किला को अपने ग्रह के फैसले के बारे में दृढ़ता से बता देता। इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं और कहता हूं कि हमारा अंतिम विकल्प और फैसला गठबंधन में शामिल होना है। जेकब ने शांत भाव से किला को देखा और अपना ग्रह चुनने की बात कही। इस बीच उसका दिमाग पूरी तरह से उलझन में था। तो वह इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा? क्या वह क्रोध में आकर मुझ पर आक्रमण करेगा या पृथ्वीवासियों के निर्णय की अनदेखी करके आक्रमण कर देगा? मैं समझता हूं, हमने भी आपके देशों के बारे में आपकी वर्गीकृत फाइलों से प्राप्त जानकारी से यही अनुमान लगाया था। या तो आप युद्ध करेंगे या कम बुराई का विकल्प चुनेंगे, जो इस मामले में एसजीए है। किला ने निराशा का एक भी अंश नहीं दिखाया, क्योंकि उसे पहले से ही इस ग्रह से बहुत कुछ उम्मीद थी। उसने अपने कंधे उचकाए और कहा, खैर, हमारे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमें चुनते हैं या गठबंधन को, क्योंकि हम दोनों ही तरह से लाभ प्राप्त करेंगे। यदि आपने अलेक्जेंडर किंगडम को चुना तो आपको अन्य जातियों के आक्रमणों से हमारी सुरक्षा प्राप्त होगी, लेकिन आपको बदले में वार्षिक श्रद्धांजलि प्रदान करनी होगी। हालांकि यदि आपने अलायंस को चुना तो हमें अनुशंसा पुरस्कार मिलेंगे, क्योंकि हम ही वे लोग हैं जिन्होंने आपको खोजा और साथ ही आपको एसजीए में शामिल होने का विकल्प भी दिया। जेकब के चेहरे पर सख्त भाव देखकर वह हल्के से हंसा। तो अपनी घबराहट शांत करो, तुम्हारी धड़कनें जहाज में गूंज रही हैं। जेकब ने सख्ती से पूछा। तो बस इतना ही? हमारे ग्रह पर कोई आक्रमण या लूटपाट नहीं हुई जिससे अपमानित होना पड़ा? क्या मैं आप लोगों के बारे में बहुत बुरा सोच रहा था या क्या? किला और बाकी 2 लोग जोर से हंसे और मजाक में उसे डांटा। बेवकूफ, हम तुम्हारे जैसे छोटे ग्रह पर क्यों ध्वंस जमाएंगे? सबसे पहले, हम जंगली नहीं हैं जो हमें अपमानित करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार दें। हम भगवान के लिए इंसान हैं, हम केवल लाभ के आधार पर काम करते हैं और तुम्हारे ग्रह के पास हमें देने के लिए कोई लाभ नहीं है। उसने जेकब के कंधों को थपथपाया और उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, तुम लोग बहुत कमजोर हो। इसके अलावा तुम्हारे ग्रह पर कोई भी मौलिक पदार्थ नहीं है। तुम्हारे ग्रह के बारे में एकमात्र अच्छी बात यह है कि यहाँ का वातावरण सौम्य है, जो इसे एक अच्छा पर्यटन स्थल बना देगा। इसलिए हमारे पास तुम्हें परेशान करने का कोई कारण नहीं है। बस आराम करो और जो भी सवाल हो पूछो। मेरा दल सिग्नल टावर लगाने का काम पूरा करने वाला है। जैसे ही वे काम पूरा कर लेंगे, हम चले जाएंगे। जेकब उनकी व्याख्या सुनकर काफी शर्मिंदा हुआ। पता चला कि उन्होंने खुद को बहुत ज्यादा महत्व दिया था, लेकिन फिर भी उसने राहत की सांस ली, क्योंकि ये उसकी अपेक्षा से कहीं बेहतर था।
हमें यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। हम पृथ्वीवासी हमेशा सिकंदर के राज्य के लिए आभारी रहेंगे। वह एक पल के लिए रुका और बोला, जहां तक मेरे सवालों का सवाल है, मेरे पास काफी सारे सवाल हैं। सबसे पहले आपने कहा कि क्रू ने यूवीआर के लिए सिग्नल टावर लगाने का काम लगभग पूरा कर लिया है। लेकिन रानी ने मुझे बताया कि यूवीआर से जुड़ने का ये तरीका काफी पुराना हो चुका है, क्योंकि सामान्य तकनीक से कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है, साथ ही दूसरों को सिग्नल भी दे सकता है। मुझे आश्चर्य है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। ओह हाँ, ये प्रश्न हमारे द्वारा खोजे गए ग्रहों में काफी लोकप्रिय है। खैर, इसका उत्तर बस इतना है कि आप लोगों में पहले अपनी चेतना से जुड़ने की क्षमता नहीं है, क्योंकि एक सामान्य तकनीक सीखने में सक्षम होने के लिए आपको अपनी चेतना तक पहुंच प्राप्त करने के लिए पहले सफलतापूर्वक जागृत होना चाहिए। केवल तभी आप इसे सीख पाएंगे और सिग्नल टावरों के उपयोग के बिना नेटवर्क से जुड़ पाएंगे। लेकिन आपके ग्रह के लिए, जिसमें एक भी जागृत नहीं था, टावर सिग्नल शुरुआत में जरूरी है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यही कारण है कि जिस क्षण हमने आपको पाया, हमने आपके चंद्रमा पर इसका निर्माण शुरू कर दिया। चाहे आप अलेक्जेंडर के राज्य में शामिल हुए हो या एसजीए में, आपको यूवीआर तक पहुंचने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। जेकब ने सिग्नल टावर के लिए उन्हें भावभीनी कृतज्ञता व्यक्त की और इस खुले अवसर का लाभ उठाने के लिए अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया। मेरी शंकाओं को दूर करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अभी भी और पूछ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों के साथ गाली गलौज नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ो। ये हर इंसान का काम है कि वह अपने भाई को नस्ल के हिसाब से ज्ञान दे, क्योंकि इस कुत्ते बिल्ली वाले ब्रह्मांड में हमें केवल एक दूसरे पर ही भरोसा है। किला ने कॉम से सलाह देते हुए कहा, तो बस बेझिझक अपने सभी सवालों के जवाब एक साथ दे, मैं उनका एक एक करके जवाब देता हूँ। बिना किसी देरी के जेकब ने एक साथ सभी काम शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि उन्हें यूवीआर से कैसे जोड़ा जाना चाहिए, जबकि उनके पास जो ब्रेसलेट था वह भी उनका नहीं था। बिना गणना के वह आगे बढ़ता गया, क्योंकि उसे आश्चर्य हो रहा था कि वे अपनी साख का उपयोग करते हुए उस लाइब्रेरी में वस्तुओं की खरीद और बिक्री कैसे करेंगे। वह थोड़ा रुका और चमकती आंखों के साथ एक गहरी सांस ली, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो उसके मन में तब से था जब उसने उन दोस्तों को यूनान में महाशक्तियों का प्रयोग करते देखा था। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि मनुष्य अन्य विभिन्न प्रकार की महाशक्तियां कैसे प्राप्त कर सकता है। अध्याय 18 SGA में शामिल होना। किला ने भी अपने सभी नमूनों का एक साथ उत्तर दिया, क्योंकि पहले और अन्य प्रश्नों का उत्तर एक साथ दिया गया था, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि पृथ्वीवासियों की मुद्राओं में यूआरएल की उपयोगिता नहीं है। जैसे कि यदि वे किसी प्रकार अपने ग्रह को अद्वितीय बनाने में सफल हो जाते हैं, तो इस प्रकार लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित होता है और वे अपने विचरण के उदाहरणों का व्यापार करते हैं, जो उनके साथ गठबंधन में आम मुद्रा थी। मुद्राओं के बीच व्यापार इस बात पर निर्भर करता है कि पृथ्वीवासी अपने ग्रह की बात को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा करने का सबसे आसान और तेज तरीका गेम में भाग लिया और अच्छी रैंकिंग प्राप्त की। लेकिन इस ग्रह के लिए एक समग्र समाधान था, क्योंकि व्यक्ति, परिवार, उद्यमी या अन्य लोग ऋण का उपयोग करके यूएस में व्यावसायिक अवसरों में निवेश कर सकते थे। वह जल्दी से नियुक्ति की स्थिति पर चले गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके ग्रह ने किसी भी दुकान से अपने पहले वर्ष की खरीद पर 60% की छूट प्राप्त की, क्योंकि यह इजी अपग्रेड का हिस्सा था। उन्होंने जेकब के अनुबंध की ओर उंगली उठाए और उसे अपने साथ ले जाने के लिए बाकी सामान के लिए इसका इस्तेमाल करने को कहा। जहां तक फायदे का आखिरी सवाल है, मुझे डर है कि हम इंसान अपनी जमीन और चट्टान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे ही जेकब फ्रेमवर्क में एक सिफारिश वाला था, उसने गर्व से कहा, लेकिन हमारे पास मौजूद शक्तियां प्राप्त करने के लिए अपना खुद का बनाया हुआ है, और हम इसे ब्लडलाइन इंटीग्रेशन सिस्टम कहते हैं। जेकब ने इसके बारे में उत्सुकता से कहा कि पोर्टफोलियो की योजना ने अपना मुंह खोल दिया है, लेकिन किला ने उसे ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसने बताया कि रक्त प्रणाली, कुलों, स्टॉक और अधिक खोज ज्ञान से संबंधित सभी जानकारी रानी स्ट्रक्चर द्वारा समझाई जा सकती है। जेकब के सभी संगीतकारों के उत्तर देने के बाद किला ने उन्हें एक ब्राउनी निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें ग्रह सौम्या का माहौल बहुत पसंद था। मैं आप लोगों को सुझाव देता हूं कि आप रानी आई को अपने ग्रह के बारे में सभी डेटा प्राप्त करने के लिए दस्तावेज दें, क्योंकि उसने आपके द्वारा दी गई जानकारी से प्राप्त उपयोगी डेटा के आधार सी का व्यापार। जेकब ने शांति के संकेत में अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए 90 डिग्री का आरोहण और भावुक नारा दिया। ईमानदारी से कहूं तो आपकी कृपा के बदले में हमें कुछ भी नहीं देना है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि हम आपकी सहायता और सलाह को हमेशा अपने दिल में चाहते हैं। हर चीज के लिए आपका मित्र। आप सबसे महान आक्रमणकारी रह रहे हैं, कोई आशा कर सकता है। जेकब उन 5 लाख लोगों को पहले ही भूल चुका था जो 7 दिन पहले मर गए थे, क्योंकि उन्होंने किला के सामने अपना सिर झुकाया था जैसे कि ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई थी। एक तृतीयांश के रूप में उसे केवल लाभ ही दिखता है, और इस समय वह केवल ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उस अलेक्जेंडर का राज्य या तो उसके साथ मित्र बन जाए या कम से कम वर्तमान स्थिति को समान ही बनाए रखा जाए। इसलिए उनके मन में दिवंगत दर्शकों के लिए दुर्भाग्यवश आने का एक भी विचार नहीं था। उनकी दृष्टि में धरती माता की गरिमा के लिए प्रत्येक बलिदान को महत्व दिया गया था। इसका जिक्र मत करो, हमने वही किया जो हमें करना था। किला ने अपने ब्रेसलेट पर नजरिया और जेकब को उदास करते हुए कहा, दुख की बात है कि हमारे साथ का समय समाप्त हो गया है। हमारे इंटरस्टेलर कोऑर्डिनेटर का नामांकन ठीक हो गया है, साथ ही प्लांटिंग मिशन भी समाप्त हो गया है। हमें अपना यात्रा जारी रहेगी। उन्होंने आगे कहा, आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद, और हमसे उम्मीद है कि जब आपका ग्रह आधिकारिक तौर पर गठबंधन में शामिल होगा तो हम आपसे फिर से सुनेंगे। जेकब को अचानक एहसास हुआ कि उन्हें पता नहीं चला कि SGA में कैसे शामिल हो जाए, इसलिए उसने जल्दी से पूछा, हमें कैसे शामिल होना चाहिए? मुझे लगा कि तुम कभी पूछोगे नहीं। किला ने हंसते हुए जवाब दिया, वास्तव में यह आसान है, बस यूनाइटेड किंगडम में प्रवेश करें और रानी महल को बताएं कि आप गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। वह काम करना बाकी है। उन्होंने अचानक अपनी उंगली चटकाई और एक महत्वपूर्ण विवरण बताया जिसमें जेकब के संस्थापक सहरन रेसिंग शामिल थे। मैं आप
लोगों को प्रक्रिया में तेजी लाने की सलाह देता हूं, क्योंकि जिस क्षण हमने आपको पाया, आपका सहयोग एसजीए को बेच दिया गया है और सार्वजनिक जानकारी बन गई है। सुरक्षा के लिए गठबंधन के लिए जल्दी से जाएं, अन्य राज्यों में नहीं बिना पूछे ही आप पर आक्रमण कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले हमारे द्वारा आपके एसजीए अधिकार दिए गए हैं। इससे पहले कि जेकब एम्मा की आर्किटेक्चरल एप्लीकेशन दे पाता, किला ने अपना हाथ हिलाया और ब्लैक मिक्स मेटल ने जेकब के टुकड़ों को पकड़ लिया और उसे गेट पर वापस ले गया, ठीक उसी तरह जैसे वह उसे लाया था। जेकब ने भी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसने जल्दी ही रिटर्न वापस ले लिया था, ताकि वह एलायंस को शामिल कर सके और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। हर सेकंड का अर्थ है ... 5 मिनट बाद जेकब अपने हेलीकॉप्टर की ओर से आगामी आक्रमणों के डर और यूनाइटेड किंगडम के भीतर अपने ग्रह के भविष्य के लिए उत्साह के साथ बढ़ रहा था। हम एक मलेशियाई कल्पना में जी रहे थे और अब जागने का समय आ गया है, और जो हमारा है उसके लिए लड़ो। हेलीकॉप्टर में प्रवेश करते समय उन्होंने धीरे धीरे कहा ... संयुक्त राष्ट्र की बैठक में राजा और राजा अपने देश को वापस नहीं ले पाए, बल्कि वे समाचार आने वाले राष्ट्रपति की वापसी में शामिल हो रहे हैं। जेकब ने अंतरिक्ष यान में अपनी यात्रा के दौरान जो कुछ देखा, सुना और प्राप्त किया, उसके बारे में लगातार 6 घंटे तक बात की। उन्होंने उन्हें यूआरएल और एसजीआई के बारे में जानकारी दिखाई, अपने ब्रेसलेट में होलोग्राफिक स्ट्रीम सुविधा का उपयोग किया, जो यूआरएल के अंदर सभी कुछ मार्जिन क्वालिटी के साथ बदलाव कर सकते थे। अपने साहित्य के दौरान उन्होंने प्रत्येक सुविधा, कार्य और पद के बारे में पहले ही जान लिया था। जिन राष्ट्रपतियों ने वही सब देखा और सुना जो उन्होंने देखा, वे भी अपने जबड़े खोले और बिना पलक झपकाए ब्रह्मांड के अविश्वसनीय चेहरे को देखते रहे, जिसमें वे मेंढकों की तरह रहते थे। इस बार जेकब ने इतिहास परिचय पर ही नहीं रुका, बल्कि अपनी जाति के बारे में सारी मुफ्त जानकारी दिखाना जारी रखा। कैसे एकीकृत किया जाए से लेकर संसाधन कहाँ मिल सकते हैं और कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं तक। नोवेल्बन.com पर नए नॉवल अध्याय देखें। उपलब्ध सारी जानकारी देखने के बाद बैठक कक्ष में अराजकता फैल गई, क्योंकि प्रत्येक अध्यक्ष एक नए युग के प्रति युवाओं की तरह उत्साह से चिल्ला रहे थे। एक ऐसा युग जो आम लोगों को 500 से अधिक वर्षों तक जीने की अनुमति देता था, और जो लोग जागृत होते थे वे हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते थे। यह इस बात पर निर्भर करता था कि वे किस पशु वंश के साथ शिखर पर पहुंचे थे। वे सभी विश्व नेता अपनी मृत्यु के करीब थे, क्योंकि उनकी उम्र 40 से 80 के बीच थी। उन्हें उन तरीकों में आशा दिखाई देती थी जिनका उपयोग मनुष्य अपने ग्रह के बाहर अपनी दीर्घायु बढ़ाने के लिए करते थे, और वे उन तरीकों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ... 10 मिनट बाद उनका उत्साह थोड़ा कम हो गया, क्योंकि उनके पास चर्चा करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण बातें थीं। जेकब ने अपने माइक्रोफोन पर कहा, कृपया ये भविष्य के बारे में सोचने का समय नहीं है, बल्कि सुप्रीमेसी गेम्स एलायंस में शामिल होने का समय है। हमारा समन्वय सार्वजनिक हो गया है और हम पर किसी भी समय हमला हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया, मेरा मानना है कि प्रक्रिया को अभी शुरू करना प्राथमिकता है। स्थिति की गंभीरता को समझते ही नेताओं ने अपनी बातचीत बंद कर दी। रूस के राष्ट्रपति ने उनका समर्थन किया। वह सही कह रहे हैं, जितनी जल्दी हम ये प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, उतनी ही तेजी से हम आगे का रास्ता तय कर सकेंगे, बिना इस डर के कि दूसरे हम पर हमला कर देंगे। उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के बाद जेकब ने यूवीआर में प्रवेश किए बिना एसजीए में शामिल होने के अपने गृह निर्णय के बारे में रानी को सूचित किया। ठीक है सर जेकब, एलायंस में शामिल होने के लिए आपको बस इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा जो आपके ग्रह को अनंत काल के लिए एसजीए से बांध देगा। शर्तें और नियम अनुबंध में हैं। आप इसे पढ़ने के लिए जितना संभव हो उतना समय ले सकते हैं। जब आप हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो तो बस मुझे वापस कॉल करें। कुछ ही समय बाद 2000 से अधिक बड़े पृष्ठों वाला एक होलोग्राफिक अनुबंध जेकब और नेताओं के सामने प्रकट हुआ। अनुबंध के विशाल आकार ने उन्हें एहसास दिलाया कि वास्तव में इसे पढ़ना चाहिए और खामियों या अनुचित शर्तों को ढूंढना चाहिए। शहर के हर वकील को, जहां बैठक हो रही थी, जल्द से जल्द यहां आना चाहिए। ... 14 घंटे बाद नेतागण जो अपनी कुर्सियों पर सो रहे थे और कुछ अपने माइक्रोफोन के पास स्वरों की तरह ऊंची आवाजें निकाल रहे थे, जश्न की जोरदार जय जयकार से जाग उठे। इस अनुबंध को पढ़ने के बाद 80 से अधिक वकीलों ने गले मिलकर खुशी मनाई, क्योंकि इस अनुबंध में किसी भी तरह की खामी को खोजने के लिए उनके मस्तिष्क की सभी कोशिकाएं जल उठी थीं। पूरे ग्रह का भाग्य उनके हाथों में था। अगर वे अपनी नौकरी में असफल हो गए और कोई महत्वपूर्ण विवरण भूल गए तो उन्हें अनंत काल तक शाप दिया जाएगा। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने अपनी उल्टियां दिखाते हुए पूछा, क्या आप लोगों ने पढ़ाई खत्म कर ली है? जल्दी से हमें अपनी खोज के बारे में बताएं। वकीलों में से एक ने सम्मान भरी आंखों से उत्तर दिया और उसने अनुबंध को ऐसे देखा जैसे वह कोई विद्या देख रहा हो। मैं बस इतना कह सकता हूं कि यह इस क्षेत्र में मेरे 40 वर्षों के अनुभव में अब तक का सबसे बेहतरीन लिखित अनुबंध है। सब कुछ है, महत्वपूर्ण डिग्री को प्रतिष्ठित किया गया है और ग्रह से जुड़े हर हिस्से को लाल रंग से रंगा गया है ताकि इसे नजरअंदाज न किया जा सके। जहां तक विषय वस्तु का सवाल है, इसे चित्रों में बहुत समय लगता है। अभी हम केवल यही बता सकते हैं कि यह अनुबंध ठोस है और इसमें हमारे लिए बड़ी कमी नहीं है। मैं कुछ फायदे बता सकता हूं, जैसे जब हम सुप्रीम गेम्स में शामिल होंगे तो हमें अपने पहले गेम से पहले 2 साल की तैयारी का समय मिलेगा। बाकी हमारा ग्रह अभी भी एक भी ब्लड लाइने के बिना शुरू हुआ है। उसने पानी का स्वाद पीने के लिए रुका, फिर बोला, दूसरा लाभ यह है कि हमारे पास ब्रेसलेट शेयर पर 60% की छूट है। साथ ही 1 साल के लिए टियर 2 और दुर्लभ रैंक को पार न करने वाले बेस्ट ब्लड लाइन लाइक पर 40% की छूट है। अन्य जानकारी के लिए हमारे पास केवल 20% की छूट है। तीसरा लाभ यह है कि हमारे ग्रह पर किसी भी बड़े पैमाने पर आक्रमण से ठोस सुरक्षा प्राप्त है, और अगर कोई भी हम पर युद्ध की घोषणा भी कर दे तो वे तब तक हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे जब तक कि हम उनकी घोषणा नहीं कर लेते, को सक्रिय रूप से स्वीकार न कर लें। और अगर हमने ऐसा किया तो हम गठबंधन की सुरक्षा खो देंगे और बिना किसी भी तरह से काम करेंगे।
उन्होंने अपना चश्मा ठीक कर लिया और जिस छोटी तिमाही से वे पढ़ रहे थे उन्हें अपनी अलग हटा दिया और अंत में कहा, ये अभी सिर्फ 3 फायदे हैं, जबकि हमें कम से कम 15 लाभ मिले हैं और हमारे पास समय की कमी है। इसलिए मैं इसके जिक्र के बाद अभी के लिए मैं आपको ये तय करने देता हूँ कि हम हस्ताक्षर करेंगे या नहीं। नेताओं को वोट देने की बारिश नहीं थी। उन्होंने बस एक दूसरे को देखा और फिर जेकब की तरफ से हिलाया सिर, जो कि मुद्रा का स्पष्ट संकेत था। जेकब ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत रानी को बुलाया। आपका निर्णय क्या है, सर जेकब? मैंने इसमें निर्णय लिया है, मैं अब आपकी उपस्थिति में अनुबंध पर हस्ताक्षर करूंगा। जेकब के सामने अचानक एक कलम दिखाई दी। उन्होंने उसे उठाया और पृथ्वीवासियों शब्द का अर्थ बताते हुए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। उनके समाप्त होने के कुछ ही सेकंड बाद अनुबंध धीरे धीरे धीमा लग गया और बैठक हॉल में सभी के सामने 5 सांकेतिक शब्द प्रकट हुए। सुप्रीमेसी गेम्स एलायंस में आपका स्वागत है। अध्याय 19, शिपमेंट का आगमन। संयुक्त राष्ट्र गठबंधन में 3 दिन बाद शामिल। फेलिक्स पोर्ट के पास खड़े होकर उन साथियों को देखा जा रहा था जो पोर्ट पर आ रहे थे और बाद में 2 दिन पहले सामूहिक सहायक द्वारा उन साथियों को ले जाया जा रहा था। इसके बाद जहाज और अधिक सामान लादना अमेरिका की ओर वापस जाता है और पुनः प्राप्त होता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि उनके खाते में दिए गए 20 करोड़ का बजट खत्म नहीं हो जाता। फेलिक्स ने संयुक्त राष्ट्र बैठक की लाइक हुई खबर अपने फोन से शांत भाव से पढ़े। समाचार में इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि विश्व के नेता एक से बढ़कर एक पर पहुंच गए हैं और उनका तीसरा विकल्प चुना गया है, जिसमें एसजी शामिल है। दुर्भाग्य से यही सब कुछ पसंद आया। प्रक्रिया के बारे में कोई विवरण नहीं था और न ही गठबंधन के बारे में कोई जानकारी थी। गुप्तचर जानकारी की कमी के कारण नागरिक अपने घर में ही रह रहे हैं, बाहर का पता नहीं चल पाया है। उन्होंने पहले से ही महीनों का जरूरी सामान खरीदा या लूट लिया। इसलिए इस पेंसिल अवधि के दौरान पुलिस व्यवस्था और यहां तक कि शासन व्यवस्था को भी थपथपाया गया था। उन्हें बाहर जाने का कोई कारण नहीं मिला। आखिरकार अब बलात्कारियों, अपराधियों, हत्यारों और सभी प्रकार के मनोरोगी लोगों से भरी हुई जगह किसान समाज में आई गिरावट का लाभ उठाया गया। अपने अंदर के पागलपन को फ्राइज दिया गया। यहां तक कि कुछ नागरिकों को छोटे के लिए छुपाया गया आकार के बैंकर बनाने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। इससे पहले कि व्यवस्था विफल हो जाए, कोई भी बाहरी कदम स्थिर न हो जिससे आर्थिक मंदी लंबे समय तक बनी रहे। आम जनता की प्रतिक्रिया देखकर फेलिक्स ने राहत की सांस ली। इसका मतलब ये था कि अमेरिका अभी भी सही दिशा में आगे बढ़ रही थी और उसके काम से कोई बड़ा अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि $20 मिलियन से वह केवल द्वीपों के पुनर्निर्माण के लिए कुछ मूल्यवान सामग्री ही खरीद सकती थी, इससे अधिक या कम कुछ नहीं। दूसरी ओर ये समृद्ध चट्टानें ही थीं जो सब कुछ हिलाकर रख देते थे जब वे बाजार में मौजूद आभूषणों के तरल पदार्थ को पतला करने के लिए एक साथ लाखों डाले देते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि भेड़ों का एक झुंड अपने कदमों का पता लगाने लगा और झीलों का ऐसा करने पर भी वे मूर्ति ही लगाने लगे। लेकिन फेलिक्स पर इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसने शिपमेंट प्रक्रिया को तेजी से करने के लिए हर संभव तैयारी के साथ पहला कदम उठाया। तब तक भेड़ और लकड़बग्घे, जिसमें मुनाफा देर से पता चलता है, बाजार में भर गए। उन्हें केवल वॉल और उनकी चाय ने छोड़ दिए थे, जो इस जुए पर कम से कम $300 मिलियन का निवेश करने की योजना बना रही थी। जब तक फेलिक्स ने अपने कार्यों को छोटे और विविध रूप में बड़े परिदृश्य में रखा, तब तक वह लाभ कमाता रहेगा, जब तक कि सब कुछ गड़बड़ न हो जाए और ज्ञात समयरेखा से अलग न हो जाए। अपने कार्यों की सुचारुता से संतुष्ट होकर उन्होंने मेगाफोन उठाया और कड़ी मेहनत करने वाले सहायक कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया। ये देखने के बाद कि कोई भी उसके प्रोत्साहन पर ध्यान नहीं दे रहा है, वह एक पल के लिए रुका और गूगल पर अच्छे प्रेरक उद्धरणों की खोज की तथा उन्हें पूरे उत्साह से पढ़ा। हमारे सभी सपने साकार हो सकते हैं यदि हमें उन्हें पूरा करने का साहस हो। आगे बढ़ने का रहस्य शुरुआत करना है। अपने आप को कभी सीमित मत करो। फेलिक्स की हरकतों से लीला और दूसरे सुपरवाइजर अवाक रह गए, लेकिन वे और क्या कर सकते थे? वह बॉस था। 8 घंटे बाद सूर्य पश्चिम की ओर अस्त होने लगा। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, आपने बहुत अच्छा किया। खुद को शाबाशी दीजिए और होटल में आकर खाना खाए और आराम कीजिए। हमारे पास सभी के लिए पर्याप्त कमरे हैं। नौकरों ने अपने प्रयासों पर लाल हाथ से ताली बजाना शुरू कर दिया और फिर होटल की ओर चल पड़े। भाग्यशाली लोग जीप में सवार होकर चले गए, जबकि अधिकांश को पैदल ही जाना पड़ा, क्योंकि सभी को ले जाने के लिए पर्याप्त वाहन नहीं थे। ये समस्या देखकर फेलिक्स को हल्का सिरदर्द हुआ, क्योंकि वह जानता था कि कार और ट्रक लाना तथा निर्माण वाहनों को किराए पर लेना बहुत कष्टकारी होगा। चूंकि उन्हें सभी इमारतों का निर्माण कार्य एक ही समय में शुरू करने के लिए भारी मात्रा में सामान की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने इसे जल्दी पूरा कर लिया। लेकिन जब उसने अपनी चाची से इस बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि भले ही किराए की कीमतें सीमा तक गिर गई हो, फिर भी अगर वे चुपके से काम करना जारी रखेंगे तो उन्हें यहाँ भेजने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होगी। चलो छोड़ो, संसाधन और जनशक्ति आ जाने के बाद हम नाटक छोड़ सकते हैं और पूरी ताकत से काम कर सकते हैं तथा वाहनों को लाने के लिए अधिक से अधिक जहाजों का उपयोग कर सकते हैं। फेलिक्स ने ऐसा करने का फैसला किया क्योंकि उस समय अगर कोई देख भी ले कि वे क्या कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। फिर उसने अपनी आंटी को फोन किया और उन्हें मौजूदा योजना के बारे में बताया। आंटी, वाहनों की खेप के लिए बस आगे बढ़ो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें यहाँ लाने के लिए अपने पास मौजूद हर चीज का इस्तेमाल करो, लेकिन पहले सामान आने का इंतजार करो। उन्होंने एक महत्वपूर्ण विवरण याद करते हुए तुरंत कहा, और कुछ वास्तुशिल्प इंजीनियरों को भी यहाँ भेजो, मुझे डिजाइन के लिए उनकी जरूरत है। उसकी चाची ने बिना किसी हड़बड़ी के उत्तर दिया, जैसा कि तुम चाहो प्रिय, तुम उम्मीद कर सकती हो कि इंजीनियर 2 दिन में द्वीप पर पहुंच जाएंगे। जब वे रवाना हो जाएंगे तो मैं तुम्हें फोन करूंगी। धन्यवाद आंटी, अब मैं आपको यहीं छोड़ता हूँ, अलविदा। अलविदा प्रिय। होटल के अंदर हर जगह लोग थे। कुछ लोग आराम करने के लिए अपने कमरों में जा रहे थे, जबकि अन्य लोग बॉलरूम की ओर जा रहे थे जहां एक पार्टी आयोजित की जा रही थी। पेय, भोजन और संगीत ने वातावरण को ऊर्जा से भर दिया, जिससे नशे में धुत वयस्क भी नाचने लगे। पार्टी की एकमात्र कमी ये थी कि इसमें महिलाओं की कमी थी।
केवल पसीने से तर पुरुष ही नाच रहे थे और धुन के साथ अपने शरीर को हिला रहे थे, कोई महिला नहीं थी। इस तस्वीर को देखकर फेलिक्स भयभीत हो गया और वह बिना उनसे किसी तरह का संबंध बनाए तेजी से अपने कमरे में भाग गया। यह अब और आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे यहाँ द्वीप पर एक वेश्यालय बनाना होगा ताकि वे अपनी दबी हुई इच्छाओं को बाहर निकाल सकें, वरना इस 2 साल की अवधि के दौरान द्वीप पर हर महिला का बलात्कार हो जाएगा और जब उनका काम तमाम हो जाएगा तो वे एक दूसरे की ओर मुड़ जाएंगी। मैं ऐसा अपनी मौजूदगी में नहीं होने दे सकता, नहीं तो परिवार में मेरी सम्मानजनक छवि धूमिल हो जाएगी। बिना किसी देरी के उसने अपनी चाची को फिर से बुलाया, जो एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जिस पर वह विश्वास कर सकता था और परीक्षण के नियमों को तोड़े बिना निर्भर रह सकता था। इसके बाद उन्होंने उसे समझाया कि द्वीप में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात बहुत अधिक असंतुलित है और अगर इस तरह छोड़ दिया जाए तो जल्द या बाद में कोई आपदा आ जाएगी। बेहतर है कि अभी से ही इस समस्या को जड़ से खत्म कर दिया जाए और उनके लिए वेश्यालय बना दिया जाए। इससे वे सहज रहेंगे और उनके मन में कोई अजीबोगरीब विचार नहीं आएंगे, जिससे उन्हें ईमानदारी से अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। उसकी चाची ने हल्के से हंसते हुए उसे चिढ़ाते हुए कहा, प्रिय फेलिक्स, तुम वाकई इस तरह की बातों को नोटिस करने के लिए बड़े हो गए हो। मैं तुम्हें इस मुद्दे के बारे में बाद में बताने की योजना बना रही थी, क्योंकि सहायक अभी अभी आए हैं और अभी भी पालतू हैं। लेकिन जब से तुम्हें इसके बारे में खुद पता चला है, इसे हो गया समझो। मैं उन पुरुषों के लिए सभी प्रकार की लड़कियां भेजूंगी ताकि वे उनका आनंद ले सकें और कुछ आपके निजी उपयोग के लिए भी। उसने अपने प्रस्ताव पर असहज महसूस किए बिना कहा, आंटी, आप ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं उनका उपयोग करता हूं या नहीं आप कभी नहीं जान पाएंगे। ठीक है, मैं अब फोन रखता हूं, ढेर सारे कागजात मेरे इंतजार में हैं। फेलिक्स ने उदासीनता से जवाब दिया और उसके जवाब देने से पहले ही उसने फोन काट दिया। मुझे अपनी भावनाओं को बाहर निकालने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरी आंटी की नज़र में मैं अभी भी 17 साल का कुंवारा बच्चा हूं, इसलिए मुझे कम से कम अभी तो ठीक से कुंवारा जैसा व्यवहार करना होगा। ... वर्तमान में अमेरिका के कैलिफोर्निया में समुद्र तट के पास एक हवेली में एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला, जिसके छोटे घुंघराले काले बाल, बर्फीली नीली आंखें थीं और लाल रंग का स्लीपिंग गाउन पहने हुए अपने सिर को हाथ से सहारा देते हुए सोफे पर लेटी हुई थी। वह बदमाश मुझसे इस तरह से बात करते हुए बहुत जल्दी फोन काट देता है। क्या तुम अपनी शर्मिंदगी को इस भावहीन स्वर के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहे हो? वह उसकी हरकतों पर हंस पड़ी। मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि तुमने इनका इस्तेमाल किया या नहीं। बेटा, तुम किसके लिए मर्दाना बनने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम सिर्फ एक बदमाश नहीं हो, लेकिन तुम पहले से ही 17 साल के हो। तुम्हें इस सामान के बारे में सीखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे माता पिता चले गए हैं, इसलिए अपनी चाची को इसका ख्याल रखने दो। उसने अपने फोन पर एक नंबर डायल किया और कुछ घंटियां बजने के बाद कॉल लग गई। बिना किसी अभिवादन के उसने बिना किसी हड़बड़ी के अपना ऑर्डर दे दिया। सोफिया, जाओ और मुझे 17 से 19 साल की उम्र की 2 महिलाएं लाओ। उन्हें उच्च शिक्षा, बुद्धि, विचारशील और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुंदर होना चाहिए। उन्हें बताएं कि वे एक द्वीप पर एक नए 6 सितारा होटल में इंटर्नशिप के लिए जा रही हैं। अगर वे मना कर दें तो उन्हें छोड़ दो। वह थोड़ी देर रुकी ताकि सोफिया सब कुछ ठीक से नोट कर सके। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी बात जारी रखी, और एस्कॉर्ट्स को भी किराए पर ले लिया गया है और उन्हें द्वीपों पर ले जाया गया है। छात्रों को उनकी भूख लगी है और अंत में व्यापारी पता लगाए गए कि मेरा स्वीकारोक्ति एड्रेनालाइन जान की पति इस समय कहाँ है। मुझे अभी पता चला है कि वह अपने फोन से मेरा व्हाट्सएप चिप हटा दिया गया है। उन्होंने निराशगी के साथ अंतिम भाग कहा, अभी के लिए इतना ही काफी है, इसे जल्दी से पूरा करें। नो वेल बिन कॉम पर अप टू डेट कहानियां। जैसी आपकी आज्ञा मैडम मैरी, सोफिया ने कर्तव्यनिष्ठा से उत्तर दिया। अध्याय 20, सज्जनों का समझौता। 2 दिन बाद फेलिक्स अपनी नोटबुक दिखा रहा था, जिसमें द्वीप के बारे में विस्तृत जानकारी थी, तथा वह उन 5 वास्तुशिल्प इंजीनियरों को दिखा रहा था जो अभी अभी वहां आए थे। देखिए, होटल, हवाई अड्डा, बंदरगाह और अस्पताल की नींव सभी अच्छी स्थिति में है। जब मेरे परिवार ने इस परियोजना में निवेश करने का फैसला किया तो उन्होंने भविष्य में किसी भी तरह की समस्या के बिना नींव को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। इससे पुनर्निर्माण बहुत आसान और सस्ता हो जाता है। हमें केवल बाहरी और आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है, बिना इस बात की चिंता किए कि इमारत की नींव भार को संभाल नहीं पाएगी। उन्होंने नोटबुक के पहले पन्ने की ओर इशारा करते हुए कहा। फिर उन्होंने विनम्रता से उन्हें निर्देश दिए, आप में से 5 लोग हैं, आप में से प्रत्येक एक इमारत के डिजाइन को संभालेगा। अंतिम व्यक्ति उन कर्मचारियों के लिए आवासीय अपार्टमेंट का डिजाइन तैयार करेगा जिन्हें हम पुनर्निर्माण पूरा होने के बाद काम पर रखेंगे। यहाँ ध्यान दें, ये पूरे द्वीप की रूपरेखा है। उत्तरी भाग रिजॉर्ट होटल के लिए होगा, पश्चिमी भाग हवाई अड्डे के लिए है, पूर्वी भाग बंदरगाह के लिए है और दक्षिणी भाग गोदामों के लिए होगा। और अंत में द्वीप के मध्य भाग का उपयोग कर्मचारियों के लिए आवासीय क्षेत्र के रूप में किया जाएगा और यहीं पर अस्पताल भी होगा। उसने अपनी नोटबुक में एक छोटे से बने नक्शे की ओर इशारा किया। आप मेरी नोटबुक पढ़ सकते हैं, मैं अपने बनाए कुछ रेखाचित्रों को खोजने जा रहा हूँ। उन्होंने अपने शयन कक्ष की ओर जाते हुए कहा। एक इंजीनियर सोफे के बाईं ओर बैठा था। उसने नोटबुक ली और उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा तथा उसमें कोई उपयोगी जानकारी ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने एक वाक्य की ओर इशारा करते हुए दूसरों से कहा, देखिए। उन्होंने देखा कि रिजॉर्ट होटल और हवाई अड्डे के बीच की सड़कें सीधी रेखा में नहीं है, क्योंकि उनके बीच जंगल है, जिसके कारण उन्हें पहाड़ियों के पास जीप का उपयोग करते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इसका मतलब है कि हमें दोनों के बीच या शायद उन सभी के बीच एक राजमार्ग बनाने की जरूरत है। लेकिन अब हवाई अड्डे के राजमार्ग पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर है, क्योंकि पर्यटक वहीं से आएंगे। मेरा सुझाव है कि हम अपने कुछ अधीनस्थों को यहाँ बुलाएं और उन मुद्दों को संभालें जो इस तरह से सामने आ सकते हैं, ताकि हम एक ऐसा डिजाइन बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सके जो युवा मास्टर फेलिक्स को खुश कर सके। सफेद बाल और दाढ़ी वाले एक बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मैं उन्हें फोन करूंगा। और एक और बात,
होटल पर अधिकार। अन्य 4 लोगों को तुरंत समझ आ गया कि इस बेशर्म कमीने का क्या मतलब था और उन्होंने भी जल्दबाजी में कहा, एयरपोर्ट पर डिप्स। बंदरगाह पर अधिकार। मैं बंदरगाह ले लूंगा, जो भी इसे मुझसे लूटने की कोशिश करेगा मैं उससे लड़ूंगा। एक अधेड़ उम्र के गंजे सिर वाले व्यक्ति ने मुट्ठी बांधकर धमकी दी। भाड़ में जाओ, मैंने पहले ही इस पर दावा कर दिया है। सज्जनता समझौते का सम्मान करो, अन्यथा तुम आदमी नहीं रहोगे। मैंने कुछ नहीं सुना, झूठ बोलना बंद करो, बंदरगाह मेरा है। मेरे पास पहले से ही दुनिया भर के 10 बंदरगाहों के डिजाइन हैं। ये प्रोजेक्ट मेरी प्रतिभा के लिए एकदम सही है। गंजे आदमी ने जवाब दिया। एक शांत अधेड़ उम्र की महिला कुर्सी पर बैठकर चाय पी रही थी और उसने शांति से कहा, जो बचा है मैं ले लूंगी, आप लोग जो चाहे चुन ले, क्योंकि आप जो भी चुने मेरा डिजाइन उन सभी में सबसे अच्छा होगा। NOVL इन कॉम पर शीर्ष अपडेट। लिविंग रूम में अचानक सन्नाटा छा गया, क्योंकि अन्य लोगों ने अपनी नजरें उस पर इस तरह केंद्रित कर ली मानो वे किसी अजीब प्राणी को देख रहे हो। अगर आप ऐसा मानते हैं तो आप सचमुच भ्रम में हैं। मेरा होटल डिजाइन सबसे अच्छा होगा। आखिरकार द्वीप का अस्तित्व ही इसका समर्थन करने के लिए है। एक अन्य ने उनका मजाक उड़ाया। क्या मजाक है, होटल चुन लिया गया, हवाई अड्डा भी चुन लिया गया और बंदरगाह के लिए लड़ाई हो रही है। केवल आवासीय क्षेत्र और उसके पास अस्पताल ही बचा है। आप उन्हें हमारे से बेहतर बनाने के लिए क्या डिजाइन कर सकते हैं? बंदरगाह के लिए लड़ाई नहीं हो रही है, ये पहले से ही मेरा है। अब केवल वे 2 परियोजनाएं बची हैं, वे उन पर लड़ सकते हैं, बशर्ते वे मेरे बंदरगाह से दूर रहें। गंजे आदमी ने उसे सही किया। तुम पतित बाल्दी हो, तुम बकवास के मालिक हो, मैंने इस पर दावा किया है। बच्चा बनना बंद करो और एक आदमी की तरह समझौते का सम्मान करो। जैसे ही गंजा व्यक्ति उसका अपमान करने वाला था, उन्होंने फेलिक्स की उदासीन आवाज सुनी। ये सब हंगामा क्यों हो रहा है? मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए छोड़कर गया था और तुम लोग पहले से ही एक दूसरे के गले पर सवार हो गए। जैसे ही उन्होंने उसकी आवाज सुनी, वे तुरंत उचित व्यवहार करने लगे। मैं बंदरगाह परियोजना चाहता था क्योंकि मुझे उनके डिजाइन बनाने का जबरदस्त अनुभव है। मुझे विश्वास है कि मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा जो आने वाले 6 सितारा होटल के लिए गर्व की बात होगी। गंजे आदमी ने वादा किया। बंदरगाह पर अधिकार जताने वाले व्यक्ति ने इसे शांत नहीं होने दिया और जवाबी हमला किया। गधे, मैंने स्पष्ट रूप से इस पर अधिकार जताने का दावा किया था, लेकिन तुमने बेशर्मी से काम किया और सज्जनों के समझौते को अनदेखा करना चाहा। मैं इस ईशनिंदा वाली कार्रवाई को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकता। फेलिक्स अब ये तमाशा नहीं सुनना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें उदासीनता से आदेश दिया, आपके पास ये तय करने के लिए 3 सेकंड है कि बंदरगाह परियोजना किसे मिलेगी। पत्थर, कागज, कैंची का इस्तेमाल करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 सेकंड के बाद अगर आप इसे संभाल नहीं पाए तो मैं बंदरगाह उस खूबसूरत महिला को दे दूंगा जो चाय पी रही है। अब फैसला करें। 1 सेकंड भी नहीं बीता था कि वे दोनों जोर से चिल्लाने लगे, पत्थर, कागज, कैंची। गंजे आदमी ने कागज का इस्तेमाल किया, जबकि नीचे वाले आदमी ने पत्थर का। नतीजा साफ था। ठीक है, आपको बंदरगाह मिलेगा और आपको अस्पताल या आवासीय क्षेत्र मिलेगा, जल्दी करो और चुन लो। फेलिक्स ने उसे जल्दी से कहा। तो फिर मैं आवासीय क्षेत्र में जाऊंगा, उन्होंने परेशान स्वर में कहा। अच्छा, अब जब सबके पास प्रोजेक्ट है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे और उनके लिए ठोस डिजाइन तैयार करेंगे। फिर उन्होंने इमारत के कुछ बड़े रेखाचित्र बनाए जो उन्होंने बनाए थे और कहा, आप इन्हें निर्माण प्रक्रिया के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मैं उन्हें यहीं आपके पास छोड़ता हूं। आज के लिए आप इस क्षेत्र का एक नजर डालें और एक कमरा चुने जहां आप रहेंगे। अभी भी एक खुला कमरा अप्रयुक्त है। इससे पहले कि कोई सांस ले पाता, सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने ऊंची आवाज में कहा, सूट पर डिप्स। बाकी जो धीमे थे वे निराशा में रो पड़े, क्योंकि उन्होंने सोचा, ये कमीना डिप्स कॉलिंजन से एक उपहार है। ये होना ही था। ... बंदरगाह के पास जहाज रुकते थे और सामान उतारते थे, फिर जल्दी जल्दी सामान भरने के लिए निकल पड़ते थे। नौकर उन भारी बक्सों को उतारता रहा जो बिना किसी छेद के कसकर बंद थे। किसी को नहीं पता था कि उनके अंदर क्या है। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि वे बक्से बहुत भारी थे, जैसे कि उनमें पत्थर रखे हों। लीला एक छोटी नोटबुक से पढ़ते हुए फेलिक्स को वर्तमान स्थिति से अवगत करा रही थी। फिलहाल कीमती सामग्रियों और कलाकृतियों से भरे 500 से ज्यादा बड़े बक्से उतारे जा चुके हैं और गोदामों में सुरक्षित रखे जा चुके हैं। मैडम मैरी ने मुझे पहले फोन करके बताया कि कल 500 और बक्से आ रहे हैं और वे कीमती सामग्रियों से भरे आखिरी बक्से होंगे। अगली खेप निर्माण सामग्री पहुंचाने जा रही है और उन सभी को प्राप्त करने के लिए कम या ज्यादा 10 दिन लगने का अनुमान है। अच्छा, कड़ी मेहनत जारी रखो और अगर कुछ भी गलत हो तो मुझे सूचित करो। और मुझे लगता है कि आंटी ने तुम्हें महिलाओं के आने की तारीख के बारे में बताया होगा, उसने पूछा। लीला ने शर्माते हुए उत्तर दिया, हाँ उसने ऐसा किया। अब से 7 दिन बाद वे इमारतों के निर्माण के लिए आवश्यक जनशक्ति के साथ आएंगे। उसने मुझे ये भी बताया कि वह तुम्हारे लिए एक आश्चर्य तैयार कर रही है। उसने उसे उलझन में देखा कि उसकी चाची का क्या मतलब था। फेलिक्स को जब एहसास हुआ कि उसकी आंटी ने वाकई उससे निजी लड़कियां भेजी हैं, तो उसके हाथ पसीने से तर हो गए। फिर भी उसका चेहरा पहले की तरह ही उदासीन था। मैं समझता हूँ, इसकी चिंता मत कीजिए। यह शायद कुछ प्रतिभाएं हैं जिन्हें मनाना कठिन था। उन्होंने अपना मन बदल लिया और यहाँ आने का निर्णय लिया। मैं समझता हूँ, मुझे वास्तव में ऐसा ही होने की उम्मीद है। हम यहाँ धीरे धीरे अभिभूत होते जा रहे हैं। जैक को उन लोगों को संभालने में कुछ कठिनाई हो रही है जो लाइन से बाहर चले गए थे, उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटने के बिना। जब जनशक्ति आ जाएगी तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अभी धैर्य रखें, क्योंकि 7 दिन बाद वे यहाँ आ जाएंगे। वह खड़ा हुआ और अंत में बोला, ठीक है, मैंने बहुत कुछ देख लिया है, मैं आराम करने के लिए वापस जा रहा हूँ, संपर्क में बने रहें। फिर वह तेजी से चला गया और उसे अपना काम जारी रखने के लिए छोड़ दिया।